आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। मतलब क्या कि कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमने देखनी है। और टर्मिनोलॉजी से मतलब ये कि वॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल क्या होता है ब्रीदिंग का, ये ऐसी चीज़ें देखनी है। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। अच्छा देखें, वॉलंटरी कंट्रोल क्या मतलब कि अगर आप सांस को, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तो ऐसे वॉल्यूम्स हैं, ऐसे एयर की कैपेसिटीज़ हैं जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ज़ोर से सांस ले रहे हैं और ज़ोर से सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो, वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। मगर कुछ इनवॉलंटरी कंट्रोल मतलब ऑटोमेटिकली भी हम ब्रीथ कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप सांस लें, आपको नहीं पता आप सांस ले रहे हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल है, आपकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है। तो इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल यही होता है। ठीक है, बट जनरली अवर ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल बाय ऑटोमेटिकली, जिसको इनवॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ये दो जो सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो तो ज़ाहिर है हमने पूरा पढ़ा है रिस्पायरेटरी सिस्टम में कैसे हो रही है, हवा अंदर आ रही है, गैसेज एक्सचेंज। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारा हार्ट वाला सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन, इनकी अगर कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए तो रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है। क्या मतलब, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो जाए और H+ आयन भी ज़्यादा हो जाए तो हम सांस तेज़ी लेना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाए हमें, क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में नहीं चाहिए और H+ आयन ज़्यादा भी सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो हम इनको एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग वो बढ़ जाता है। अब बात यह है कि हमें हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास दो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि किसी चेंज को डिटेक्ट करें। तो एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H+ जो है ये मॉनिटर होता है बाय कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर का वर्ड आ रहा है मतलब जो चेंज को डिटेक्ट करेगा। और कीमो का मतलब केमिकल। तो कार्बन डाइऑक्साइड H+ आयन एक तरह के केमिकल्स हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम है एरोटिक और कैरोटिड बॉडीज़। ये एक्चुअली कहाँ होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी मैं थोड़ी लोकेशन भी बता देता हूँ आपको। इसकी यहाँ पर डायग्राम है, ये डायग्राम है। ठीक है, देखें हमने पढ़ा है हार्ट वाले चैप्टर में, हम पढ़ते हैं एक चीज़ कि अयोटा होता है, हार्ट से अयोटा निकलता है। तो अयोटा की ये आर्च होती है। ये अयोटा जब निकलता है हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो एक आर्च बनाता है। उस आर्च से ऊपर जो है वो अलग अलग आर्टरीज दे रहा होता है। अभी फ़िलहाल वो टॉपिक नहीं, अभी उसमें नहीं जाते उस डिटेल में। मगर आर्च ऑफ अयोटा और दूसरी तरफ से पल्मोनरी आर्टरी आ रही होती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, तो इनके बीच में कहीं हमारे पास मौजूद होता है अयोटिक बॉडी। ठीक है, ये मेंशन यहाँ पर ये मेंशन है, ये आर्च ऑफ अयोटा है, इसने आर्च बनाया हुआ, ये ऊपर वाले ऐसे हिस्से को आर्च कहते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी भी इसके आसपास कहीं गुजरी होगी, तो इनके कहीं बिटवीन जो है ये अयोटिक बॉडी प्रेजेंट होती है। अब जो कैरोटिड बॉडी है वो कहाँ होगी? देखें हमारे आर्च ऑफ अयोटा, जैसे मैंने बताया ये आर्च ऑफ अयोटा है ऐसा, इससे एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, इस तरफ ये वाली जो आर्टरी है, ये वाली, ये इसका नाम है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से आगे एक आर्टरी निकलती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, मैं आपको अभी उसकी लोकेशन बताने के लिए बता रहा हूँ, ये टॉपिक हम ज़ाहिर है सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से जो एक आर्टरी निकली, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है, कॉमन कैरोटिड है तो इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डिवीजन कैसे है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकली, उससे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे एक्सटर्नल कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड हुई, और जहाँ डिवाइड हो रही है बाइफर्केशन पॉइंट है उसके बीच में यहाँ पर कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, कोई ब्रेकियोसेफेलिक नहीं होगी, आर्च ऑफ अयोटा से, मतलब ये आर्च है तो इससे लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलेगी। लेफ्ट है तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आगे जाके वही इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड होगी, और उनके बाइफर्केशन पॉइंट के बीच में कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होगी। तो ये इनकी लोकेशन है थोड़ी सी। ठीक है, आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराने के लिए मैंने यहाँ इनकी लोकेशन दिखा दी आपको। अच्छा, ये एरोटिक बॉडी कैरोटिड बॉडी है, ये क्या करती हैं, ये सेंस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ अगर ज़्यादा हो जाए। अच्छा, दूसरा क्या कि द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, उसका लोअर पार्ट, मेडुला का भी लोअर पार्ट है, कुछ ऐसा होता है, अगर ऊपर ब्रेन है तो नीचे एक ऐसा मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी ये लोअर पार्ट जो है ये क्या कर रहा है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट एनी चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कंसनट्रेशन। ये डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसनट्रेशन कहाँ पर, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन को लुब्रिकेट करता है, तो CSF इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर वहाँ पर ये जो दूसरे थे
एओर्टिक कैरोटिड बॉडी है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड था उससे डिटेक्ट कर रहे थे। अब ब्रेन में कैसे डिटेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H+ ज़्यादा हो गया तो ब्रेन में जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा डिटेक्ट करता है। तो CSF में फ्लूइड, CSF जो फ्लूइड है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड H+ ज़्यादा होता है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा डिटेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा, वो इम्पल्स भेजेगा इंटरकोस्टल मसल्स। ज़ाहिर इंटरकोस्टल मसल पे क्या करेंगे, ब्रीदिंग को तेज़ करेंगे। इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम हमने पढ़ा है कि इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो है इनसे ही ब्रीदिंग जो है हमारी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही होती है। फिर उनको सिग्नल भेजेगा और वो ब्रीदिंग को तेज़ कर देंगे।